So hello and welcome to my new topic. Today we will discuss about the Indian Constitution. जो भारत का संविधान है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, देखेंगे। आखिर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत होती है, क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो आपको पता है यहाँ पे ब्रिटिश डोमिनियन था, यहाँ पे ब्रिटिश रूल था और हम लोग लगभग 200 से ज़्यादा सालों तक गुलाम रहे। तो जब इंडिया को आज़ादी मिली इन 1947, तब इस कंट्री को चलाने के लिए जो बिगेस्ट प्रॉब्लम था वो था कि हमें रूल करना नहीं आता था। हमारे जो यहाँ लोग हैं, जो इंडियन हैं, हम शुरू से ही क्या हैं, स्लेव नेचर के। ब्रिटिशर्स, उसके पहले आप मुगल डायनेस्टी, देन बहुत सारे डायनेस्टीज आए और हम पे रूल किया। दूसरे कंट्री के लोग यहाँ पर आए, दूसरे प्लेसेस के लोग यहाँ पे आए, एम्पायर बने, यहाँ पे रूल किया, बट हमने रूल करना नहीं सीखा। हमें बस हमारी जो मेंटालिटी थी वहीं पुअर मिडिल क्लास पीपल, और वी डोंट नो हाउ टू रूल। सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब देश को आज़ादी मिली, उसके बाद ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि इस देश को चलाएगा क्या, रूल सेटअप होगा, कैसे इस कंट्री को आगे ले जाएंगे, हम डेवलपमेंट क्या होगा, कैसे हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, डेवलपिंग कंट्री बनेंगे। विकसित और विकासशील कंट्री का जो मुद्दा देखोगे आज भी चलते आ रहा है, तो कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। तो ये बिगेस्ट क्वेश्चन था भारत को आज़ादी मिलने के बाद। तो जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद, तब हमको एक रूल बुक की ज़रूरत पड़ी। और इंडिया का आपको पता है कि बिगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ के कंडीशन, यहाँ के तौर तरीके, हर एक रिलीजन को, कास्ट को, कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया है इंडिया में, जो संविधान बनाए गए हैं, एक बहुत ही क्या है, लेंदी और मोटी बुक बोल सकते हो आप। सेट ऑफ रूल है, ये एक कलेक्शन है। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक रूल बुक है, और उस रूल बुक के दायरे में रहते हुए हम क्या करते हैं, आपके यहाँ इसमें फंडामेंटल राइट्स आएंगे, ड्यूटीज़ होंगे, कैसे आप गवर्नमेंट चलाते हो, कैसे उनका क्या काम है, सारे चीज़ों को यू विल सी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हिस्ट्री है कॉन्स्टिट्यूशन का, पहले ये जान लेते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे आपको भीमराव अंबेडकर, उनके द्वारा आप पढ़ते आ रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। लगभग इसको बनाने में 2 years 11 month एंड 18 days का टाइम लगा। और जब ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड ने इसको पारित किया, लागू किया, उस समय इसमें 308 ऑलमोस्ट 308 मेंबर्स के साइन इस पर, इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के बाद। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बेसिक कंसेप्ट, तो इसके कुछ क्या होंगे, फीचर्स होंगे। आखिर क्यों जरूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो जब आप मोनार्की को देखोगे या डिक्टेटरशिप को देखोगे हिस्ट्री में, पास्ट के हिस्ट्री में, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, तो व्हेन यू विल सी द टेन्योर ऑफ मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, यू विल फाइंड दैट देयर इज नथिंग रिटन देयर, नथिंग। जो राजा का मन हुआ, जिसको जो मन सजा दे दिया। सजा के रूप में किसी से डांस भी करवा सकता है, गाने सुन सकता है, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट दे सकता है, फांसी की सजा दे सकता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखोगे तो उसमें गिलोटिन की प्रोसेस है, हाथ बांधकर गर्दन काट दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे मोनार्की और डिक्टेटरशिप के रिजिम में। सो जब कंट्री इंडिपेंडेंट होता है, फ्री होता है, तो उसको अपने हिसाब से, अपने कंडीशन के हिसाब से, अपने लोगों के सुविधा के हिसाब से, अपने इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन को देखते हुए आपको एक बुक की ज़रूरत पड़ती है और उसको आप फॉलो करते हो। जैसे आप रिलीजन को फॉलो करते हो, तो रिलीजन को फॉलो करने के लिए आप क्या करते हो, रिलीजियस बुक, सबका अपना अपना रिलीजियस बुक है, उसको हम फॉलो करते हैं। उसी तरह जो कंट्री का अगर रिलीजियस बुक अगर आप बोलोगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज या लोग उसके अंडर में रहते हुए काम करते हैं। और नो वन इज बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई संविधान से ऊपर नहीं है। हम रिस्पेक्ट करते हैं और सारे लोगों को भी करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का।
क्योंकि ये सारे लोगों को इक्वालिटी का अधिकार देता है, जस्टिस दिलाता है, फर्टर्निटी की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन आपका। और सबसे फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे आप, प्रियम्बल, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट ही वर्ड मिलेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, और वी द पीपल ऑफ इंडिया पे जोर दिया गया है यहाँ। जो भारत में लोग रह रहे हैं सारे लोग क्या हैं, दे ऑल आर इक्वल, उनको जस्टिस भी इक्वली मिलेगी, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग उनको इक्वल ट्रीट करेंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कंट्री के अंदर। और कितना अच्छा सेटअप एक कल्पना करता है आपके सोसाइटी का ये कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो संविधान है, सारे लोगों को अधिकार देता है, अपने कर्तव्य देता है, किसको क्या करना चाहिए, सारा एक्सप्लेनेशन है इस बुक के अंदर। तो अभी हम एनसीईआरटी बुक को कवर करते हुए 8, 9, 10 के कुछ टर्म्स होंगे, उसको देखते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो जब आप फीचर्स की बात करोगे, जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सारे डेमोक्रेटिक कंट्री का रिटन है, किसी का रिटन नहीं है। जहाँ पे रिटन नहीं है वहाँ क्या कर सकते हो, इजीली आप रूल को चेंज कर सकते हो। जैसे आप इंग्लैंड की बात करो, वहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कभी भी वहाँ का जो क्वीन है या वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, जब चाहे वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं रूल को। लेकिन इंडिया में क्या है, आपको पता है कि जो चेंज करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, अमेंडमेंट के द्वारा संशोधन करने में टाइम लगता है। जो अपर हाउसेज, लोअर हाउसेज हैं, उनको क्या करना पड़ता है, आपको कन्विंस करना पड़ता है चेंजेस करने के लिए, लोगों का ओपिनियन लेना पड़ता है, तब जाके पार्लियामेंट क्या करती है, चेंजेस लाती है, अमेंडमेंट लाती है। तो आप लोग न्यूज़पेपर जब आर्टिकल के थ्रू जाओगे डेली, तो आपको डेली क्या मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे डेली नया नया बिल आता है, पढ़ते हो आप पेपर में, फार्मर रिफॉर्म बिल, जीएसटी बिल, ये बिल, वो बिल, तो इसमें अमेंडमेंट होता है, ठीक है। ये पार्लियामेंट का काम है, चेंजेस करती है, ठीक है। तो हम जब फर्स्ट फीचर देखेंगे आपका, कॉन्स्टिट्यूशन समझ गया, बेसिक इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसे बना, क्यों जरूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा कैसे फॉर्मेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। फिर जब आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो आपको पता है क्या है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन। लेकिन यहाँ पे आपको 8th क्लास में आपको फेडरलिज्म पढ़ने को मिलेगा, फेडरल स्टेट्स। फेडरल और यूनियन में डिफरेंस होता है, वी विल डिस्कस लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज फेडरलिज्म। तो किसी भी कंट्री के अंदर अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टेयर पे क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट चलाने वाली एजेंसियां होती हैं। तो भारत क्या है, राज्यों का समूह है, और हर एक समूह में अलग अलग जो छोटे छोटे बड़े बड़े राज्य मिलकर इस कंट्री को नेशन बनाते हैं, इस नेशन स्टेट की दर्जा देते हैं। तो सारे लेवल पे क्या है, पावर का सेपरेशन किया गया है, ठीक है। तो फेडरलिज्म क्या है, मोर देन वन एजेंसी जो है इस कंट्री को चलाएगी। जैसे स्टेट लेवल पे आपके स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, सेंट्रल लेवल पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उससे भी लोअर आओगे तो आपको क्या मिलेगा, पंचायत एंड गांव में, गांव के लेवल पे। तो जो राज्यों का समूह होगा ये अपने अपने यहाँ पे अपना राज्य चलाने के लिए अपना रूल सेटअप कर सकते हैं। लेकिन यूनियन के केस में राज्य जो होगा कंट्री से अलग नहीं हो सकता, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। स्टेट्स का डिवीजन हो सकता है, स्टेट्स कंट्री से अलग नहीं होता यूनियन के केस में। बट फेडरलिज्म के केस में जो कंट्री होते हैं, जो फेडरल स्टेट्स होते हैं, जैसे यूएसए है आपका, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, ये अलग अलग स्टेट्स का क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टेट्स है, बट ये फेडरल स्टेट्स है। ये जब चाहे है, आपके जॉर्जिया हो गया, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज हो गया, वहाँ पे ये जब चाहे अपने आप को यूएसए से अलग कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट कमिटेड टू देयर कंट्री, कमिटमेंट नहीं है उनका, बट एज ए नेशन ये काम करते हैं। वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा, क्रिकेट टीम। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, छोटे छोटे आइलैंड मिलकर क्या बनाते हैं, एक साथ आते हैं और एक क्रिकेट टीम बनाते हैं, और फिर एज अ वेस्ट इंडीज खेलते हैं। लेकिन जब आप देखोगे तो वेस्ट इंडीज क्या है, वो जब चाहे सारे स्टेट्स अलग हैं, सारी कंट्री अलग है वहाँ पर, बट केवल क्रिकेट खेलने के लिए उनमें यूनिटी है, केवल क्रिकेट को लेकर, और उस क्रिकेट के लिए क्या है, जुड़े हैं।
जब इंडिया में स्टेट्स की बात करते हैं वो हमारे यहाँ क्या है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, फूड है, लाइफस्टाइल है अलग अलग, फिर भी हम एज अ नेशन एक हैं। हमारी आइडेंटिटी क्या है, इंडियन, वी ऑल आर इंडियन, दिस इज आवर आइडेंटिटी। तो फेडरल स्टेट्स में क्या होगा, जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स होंगे, कंट्री का जो फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे अलग अलग लेवल पे सरकारें चलाई जाएंगी, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, और आपकी जो पंचायत लेवल पे ब्लॉक, अलग अलग फेडरल। ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट आपको पता है न्यू दिल्ली में है, संसद चलता है वहाँ पे लोअर हाउसेस, अपर हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। तो ये क्या करते हैं आपके लिए, जो लेजिस्लेचर वाला पार्ट है, तो इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए पार्लियामेंट में क्या होता है, मीटिंग होता है आपके एमपीज का। ठीक है। तो आपको क्या मिला हुआ है, सफ्रेज मीन्स राइट टू वोट। जो यहाँ के लोग हैं, द पीपल ऑफ कंट्री, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है। दे हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, और वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठते हैं एंड दे विल मेक लॉज फॉर यू, मीन्स फॉर द पीपल ऑफ कंट्री। तो आप एमएलए चुनते हो, अपने एमपीज चुनते हो। ठीक है। फिर आप लोग पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा देखते हो, राज्यसभा देखते हो। राज्यसभा का क्या है, अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। ठीक है। मीन्स पब्लिक को क्या है, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है, और ये रिप्रेजेंटेटिव जो आपके एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठेंगे एंड देन दे विल मेक लॉज फॉर यू। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म है हमारे कंट्री के अंदर, जिसके अंडर में सारे लोग नियम कानून को क्या करते हैं, देखते हैं। चेंजेस करना होता है तो फिर से अपील करते हैं, या कोई अमेंडमेंट लाना है तो वहाँ से पार्लियामेंट से आपका आएगा। ठीक है। अगर थर्ड फीचर की बात करें, सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे सत्ता का क्या है, बंटवारा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर जो है उसको डिवाइड कर दिया गया है लोगों के बीच। मीन्स एक के पास क्या होगा, पावर नहीं रहेगा। अगर एक के पास पावर रहेगा मीन्स आप मोनार्की और फिर डिक्टेटरशिप को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। राजा एक राजा, वही नियम बनाएगा, वही आपको जस्टिस करेगा आपके लिए, जो करना होगा वही, ऑल इन ऑल जिसको बोलते हो। बट डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सबको पावर देता है इक्वालिटी का। मीन्स आप अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट के हो, आपके पास पावर है टू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज बी अ रिप्रेजेंटेटिव। आप खुद भी चुनाव लड़ सकते हो, खुद भी इलेक्ट हो सकते हो, एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, लेजिस्लेचर का पार्ट हो सकते हो, जुडिशियरी का पार्ट हो सकते हो। यू हैव पावर, यू कैन चूज योर ओन व्हाट। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो आपको क्या बनना है। ओके। सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आपको इक्वल राइट्स देता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, और आप इक्वल हो सारे लोग, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो आम आदमी हो, सारे के पावर सेम होंगे। हाँ, वो अलग केस है कि पावर सेम नहीं है, वो एक अलग है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देता है। ठीक है, कि आपको इक्वली बिहेव करना है लोगों के साथ, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आप अपना जो रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, जिसको वोट देना है दीजिए। आपको खुद इलेक्शन लड़ना है, उस जो आपका एक इलेक्शन लड़ने का जो एज होगा उस एज पे आइए और खुद भी इलेक्शन लड़िए। आपको लगता है कि यू कैन डू सम चेंजेस इन योर सोसाइटी, दैट इज नीडेड, देन यू कैन डू, इट्स अप टू यू व्हाट यू चूज। सो यहाँ पे पावर क्या किया गया है, बांटा गया है अलग अलग लेवल पे। एग्जीक्यूटिव का अपना काम, लेजिस्लेचर का अपना काम, जुडिशियरी का अपना काम, और आम लोग हैं उनका अपना काम। ठीक है। देन नेक्स्ट हम आओगे तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फोर्थ फीचर, क्योंकि ये क्लास 8 के अकॉर्डिंग ये आपके फीचर्स हैं। फीचर्स तो बहुत ज़्यादा है कॉन्स्टिट्यूशन के, जब आप पढ़ोगे डिटेल में। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है, सेपरेशन ऑफ पावर, ये आपका क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटी। वहाँ पे आप अलग अलग केसेस देखोगे बेल्जियम और श्रीलंका का, क्यों लोग पावर अपना नहीं देना चाहते दूसरे को।
सारा खेल क्या है, पावर का ही। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, उनका यहाँ पे अपना कब्जा करके रखे थे, मीन्स क्या उनका अपना पावर था, वो नहीं चाहते थे, कोई नहीं चाहता कि हम अपना सत्ता जो है किसी को सौंपें। वही क्लास 10 के जब NCERT चैप्टर 1 देखोगे, सेपरेशन ऑफ पावर, then you will see that how Belgium and Sri Lanka adopted this concept, separation of power। कैसे उन लोगों ने वहाँ पे श्रीलंका में सिन्हला लोगों ने जो पावर में थे, जो जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उन लोगों ने कैसे अपने पावर को, जो अदर तमिलियंस हैं वहाँ पे, अदर रिलीजन के लोग हैं, उनको कैसे उन लोगों ने गवर्नमेंट में भी अधिकार दिया, गवर्नमेंट जॉब्स में दिए और उनको इक्वल राइट्स दिया, मीन्स अपने पावर को क्या दे दिए। फिर बेल्जियम का देखोगे तो वहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स, डच स्पीकर्स और जर्मन होंगे, तो कैसे उन लोगों ने अपने आप में डिसाइड किया और कैसे इस पावर को क्या किया, सेपरेट कर दिया इन लोगों ने। तो वहाँ पे जो है बेल्जियम के लोगों ने इस तरह से अपने पावर को सेपरेट करते हैं अमंग ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कि वो एक यूरोप का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। और जो आपकी बेल्जियम है उसकी कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स को बाद में क्या किया जाता है, उनके इस कॉन्सेप्ट को लेकर, इस पावर कॉन्सेप्ट, ये सेपरेशन ऑफ पावर वाले कॉन्सेप्ट के कारण ही जिस तरह से वहाँ पे गवर्नमेंट चलती है, सारे लोगों को इक्वल राइट्स, सारे लोगों को पावर डिवाइड किया जाता है, जो सारे लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जो ब्रुसेल्स है उसकी कैपिटल सिटी, उसको यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप चैप्टर 10 क्लास 10 NCERT चैप्टर 1 में भी देखोगे, सेपरेशन ऑफ पावर है, पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग वही है जो सेपरेशन ऑफ पावर, कैसे लोगों के बीच में, कैसे अलग अलग एजेंसियों के बीच में, कैसे सोसाइटी, अलग सोशल ग्रुप्स, आपके कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन के बेसिस पर कैसे हम लोगों के बीच में पावर को, उनके अधिकार को देते हैं। दैट इज योर थर्ड फीचर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है सारे लोगों पे इक्वली। तो वहाँ से हम देखते हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट टॉपिक पर आओगे, व्हेन यू विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, यू विल फाइंड सम फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन आपको मौलिक अधिकार देता है, आपको जीने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको अपने हिसाब से रिलीजन फॉलो करने का अधिकार है, आपको एजुकेशन का अधिकार है, आपको हेल्थ का अधिकार है। ये सारे जो डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, इसको कभी फंडामेंटल राइट्स पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे इस फंडामेंटल राइट्स को। तो ये फीचर्स जो है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये सारे लोगों को इक्वल राइट्स देता है, अधिकार देता है कि आपको सोसाइटी के अंदर कैसे रहना है, कैसे जीना है। ठीक है, अब लाइफ जीने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि बोलोगे कि लाइफ से उब गए हैं तो हम सुसाइड करेंगे, फिर बेटा पकड़े जाओगे, सुसाइड में अगर बच जाओगे, सुसाइड करोगे और बच गए तो जाओगे जेल। फिर मत बोलना कि ये हमारा जीने का अधिकार है, हमको जो मर्जी वो करेंगे, नहीं, बच गए तो जेल जाओगे, मर गए तो फिर गए ऊपर। कोई नहीं, आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, कोई आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं बात करेगा। ठीक है, तो जिंदगी जीने का अधिकार है, धर्म फॉलो करने का, रिलीजन फॉलो करने का आपके पास अधिकार है। आप अपने हिसाब से कहीं आ जा सकते हो, पार्टी बना सकते हो, असेंबलीज कर सकते हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट। ये आपका जो फंडामेंटल राइट है, यही राइट आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। देश को देश बनाने के लिए इन अधिकारों को देना आम लोगों को, दैट इज द फीचर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका सेकुलरिज्म, बहुत विवादित मुद्दा। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। कोई भी स्टेट होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे विल नेवर फॉलो एनी रिलीजन। कभी कोई राष्ट्र, कोई देश अगर सेकुलर कंट्री है तो किसी भी इंडिविजुअल रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे। रिलीजन से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको दिक्कत होती है, अगर इसके बेसिस पे आपको कोई टॉर्चर करता है, आपको कोई परेशान करता है, देन यू हैव जुडिशियल। सेकुलरिज्म में स्टेट्स जो हैं अपने आप को धर्म से अलग रखते हैं। आपको क्या करना है, धर्म के अंदर आपको टीका लगाना है, आपको अलग ड्रेसेस पहनना है, टोपी पहनना है, आपको कैसे प्रेयर करना है,
इट्स अप टू यू। अगर आपको धर्म नहीं भी फॉलो करना है देन कोई बर्डन नहीं है, कोई आपको फोर्सफुली नहीं कह सकता कि आप इस रिलीजन को फॉलो कीजिए। इवन योर पेरेंट्स, अगर आपका मन है तो फॉलो कीजिए, प्रेयर कीजिए, फॉलो द स्पिरिचुअल थिंग्स। बट इफ अगर आपको मन नहीं है तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। आज के डेट में देखते हो कितने सारे आप केस देखते हो कि धर्म के नाम पे सारा लड़ाई ही क्या है, धर्म का है। हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, तुम्हारा धर्म छोटा, ऐसे वैसे, ये काम वो काम, सबका अलग अलग है, नाम नहीं ले सकते छोटे क्लास में, ठीक है। जो पावर में होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वो डोमिनेट करते हैं अदर रिलीजन पे। दैट इज़ नॉट गुड इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। गल्फ कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पे क्या है, मुस्लिम कंट्री है, वो अपना कोई मुस्लिम लॉ फॉलो करते हैं। धीरे धीरे वो भी क्या, अदर कंट्रीज़ को देख के, अदर सेकुलर कंट्रीज़ को देख के, बेसिकली इंडिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और हम इसको वेस्ट कर रहे हैं। सेकुलरिज्म के हिसाब से अगर देखोगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखोगे तो इंडिया इज़ अ वेरी गुड सेट ऑफ एग्जाम्पल। इट सेट्स हाई लेवल, एक अलग कंसेप्ट क्रिएट करता है, ये एक अलग एग्जाम्पल क्रिएट करता है सेकुलरिज्म को लेकर इंडिया। आप आइए यहाँ, कोई भी धर्म फॉलो करता है, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पहनते हैं, कोई भी कलर हो, किसी तरह के आप कहीं के भी हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, हार्टी वेलकम है हमारे यहाँ। आइए आप सभी आइए, बड़े दिल वाले हैं हम, कोई भेदभाव नहीं। बट ये यहाँ पे ही अच्छा लग रहा है। आम लाइफ में आपको ही पता है क्या होता है सेकुलरिज्म के अंदर, क्या नहीं होता है, कौन किसको फॉलो करता है, नहीं करता है, गवर्नमेंट का क्या रोल है इसको प्रमोट करने में या नहीं करने में। बट कॉन्स्टिट्यूशन आपको कभी भी अलाउ नहीं करता किसी भी स्टेट्स को कि आप किसी एक रिलीजन को क्या करें, फॉलो कीजिए। आपको धर्म निरपेक्ष रहना है, धर्म के हिसाब से आपको स्टेट्स नहीं चलाने हैं। जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो कंट्री चलेगा वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। स्टेट्स विल नेवर फॉलो द रिलीजियस बुक। अगर आपको अच्छा लगता है कंसेप्ट, आप पढ़ सकते हैं स्पिरिचुअल थिंग्स, रिलीजियस बातें, जो आपको अलग तौर तरीके हैं रिलीजन में, अगर जो आपको अच्छा लगता है फॉलो कीजिए। बट व्हेन यू विल कम टू दिस पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि कोई भी स्टेट जो है सेकुलरिज्म धर्म को फॉलो नहीं करता है। वी ऑल आर सेकुलर स्टेट। और जहाँ पे है वहाँ पे कंडीशन आप देख रहे हो क्या है, जो लोग सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके की फीचर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स हैं। और क्लास 8 में तो एक सेकुलरिज्म पे एक अलग टॉपिक ही है आपका, ठीक है, चैप्टर 2 दैट इज बेस्ड ऑन योर सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता पर, कि क्या स्टेट्स को इंटरफेयर करना चाहिए किसी भी रिलीजियस मुद्दे पे। कोई अगर धर्म के अंदर मान लीजिए हम टोपी पहनते हैं तो क्या स्टेट्स ये डिसीजन ले सकता है कि आपको टोपी नहीं पहनना है? फिर तो आप, ये तो रिलीजियस के साथ साथ आपको जीने का अधिकार जो देता है फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21, उसमें भी ये आ जाता है ना कि हम कुछ भी पहने, हम शर्ट्स पहने या फ्रॉक पहने, लहंगा पहने, बुर्का पहने, ये मेरे ऊपर है ना। हाँ, अगर किसी दूसरे का अगर हम फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं देन स्टेट्स यहाँ पे क्या कर सकता है, रूल बना सकता है। किसी को हम फोर्सफुली बोले कि नहीं यही कपड़ा तुमको पहनना है, तब वहाँ पे आएगा आपका, फिर जुडिशियरी वाला पार्ट आएगा, वहाँ पे केस आप करोगे, मारपीट होगी, केस करोगे। तो इन सारी चीज़ों में अलग अलग जो है आपको सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो दिस ऑल आर द की फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कुछ अलग कॉन्सेप्ट भी देखा, अलग कंट्री को लेकर, सेपरेशन ऑफ पावर में देखा, सेकुलरिज्म में देखा, गल्फ कंट्रीज़ को कंपेयर कर लीजिए, अपने यहाँ के कंडीशन को कंपेयर कर लीजिए। वी आर मच मच बेटर दैन दोज कंट्रीज़। हाँ, अब मेंटालिटी की बात आती है तो ये सोसाइटी के लोगों पर निर्भर करता है। स्टेट्स में जो लोग बैठे हैं, जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, उनके मेंटालिटी पर डिपेंड करता है कि वो किस धर्म के फॉलोअर हैं। अगर एकदम डाई हार्ड फैन है किसी भी धर्म को लेकर तो फिर वो तो चेंजेस करेंगे ही, धर्म में छेड़छाड़ करेंगे ही, रिलीजन में छेड़छाड़ करेंगे ही, और हो सकता है कि रूल भी बना लें, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, मीन्स किसी भी रिलीजन को डोमिनेट नहीं करते हैं।
ओके, जो हमारा है हम अपने दिल से जिसको मानना होता है मानते हैं, जिसको प्यार करना है प्यार कीजिए, जिसको अडॉप्ट करना है अडॉप्ट कीजिए, जो कल्चर जो ट्रेडिशन आपको फॉलो करना है आप कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, बिकॉज आपको जीने का अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। बट प्रॉब्लम यही है कि जो अधिकार देता है उससे दूसरे का अधिकार, दूसरे के राइट्स को आप वायलेट ना करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट आ गए, फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या योगदान रहा लोगों का, 308 पीपल के जो लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, उन लोगों की अलग अलग आप डिटेल में पढ़ोगे उनके बारे में सारी चीज़ों को, जो फीचर्स भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपके क्लास 8 का NCERT कवर हुआ। वहाँ से जब आप थ्रोली पढ़ोगे NCERT को तो कंसेप्ट जो होगा और क्लियर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट किसी वीडियो पे टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।